महादेव, हर हर महादेव। अंकुर जी कैसे हैं? जी हाँ। जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। 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 आपने ये सफ़र 8 अगस्त 2021 को जंतर-मंतर से आपने इसकी शुरुआत की थी। फिर हाँ दिल्ली जी, का जी बुराड़ी बिल्कुल। मैदान और अब जी आपकी जी। जो ये मार्ग है 8 अगस्त 2023 को फिर से दिल्ली के जंतर-मंतर पे आपका आह्वान है, अपनी 5 मांगों को लेकर। आप विस्तार से समझाइए कि 5 मांगे क्या है? बिल्कुल अंकुर जी, मैं आपको बता दूं एक बार। आपका ये जो हिंदुत्व मेरी पहचान के चैनल पर आने का मुझे सौभाग्य हुआ, मैं धन्यवाद करता हूं आपकी पूरी टीम का। मैं अपनी बात यूं इस तरह से मतलब यहाँ आज रखने के लिए आया हूं, उसके लिए तो मैं पहले आपकी पूरी टीम का फिर से धन्यवाद कर दूं। मैं आदरणीय आपको बता दूं कि सेव इंडिया फाउंडेशन पूरे देश में सेव इंडिया मूवमेंट चला रही है, यानी भारत बचाओ आंदोलन, जिसका पहला चरण, जैसा कि आपने बताया, 8 अगस्त 2021 जंतर मंतर पर, जिसका दूसरा चरण हिंदू महापंचायत 3 अप्रैल बुराड़ी मैदान में, और तीसरा चरण जिसमें हमें डिटेन कर लिया गया, जिसमें हमें नजरबंद कर दिया गया, पूरे दिन राजेंद्र नगर थाना, पूरे दिन हमारी पूरी टीम को वहां नजरबंद करके रखा गया। जो तीसरे चरण में भारत बचाओ आंदोलन की टीम राजघाट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक पद यात्रा करने जा रही थी, हमें राजघाट से बसों में जबरदस्ती भरा गया, जबरदस्ती हमारी टीम को बसों में बिठाया गया, और पूरी दिल्ली में अलग अलग चारों कोनों में हमारे साथियों को, हमारे परिवार के सदस्यों को बसों में बिठाकर इन लोगों ने घुमाया। और उसके बाद अंतोगत्वा जब हमने वहां विद्रोह कर दिया, जब हमने वहां अपनी बात रखी कि जब तक आप हमारी पूरी टीम को एक स्थान पर एकजुट नहीं करेंगे, जब तक हम सड़क से नहीं हिलेंगे, इन लोगों ने हमें उठाकर राजेंद्र नगर थाने में बंद कर दिया। और राजेंद्र नगर थाने में सुबह से लेकर सायंकाल लगभग 8 बजे तक हम राजेंद्र नगर थाने में नजरबंद रहे। उसी भारत बचाओ आंदोलन के चौथे चरण में राजघाट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक की पदयात्रा के बाद चौथे चरण में एक बार फिर हम 8 अगस्त 2021 11 बजे जंतर मंतर पर आ रहे हैं। इसीलिए आज मैं इसीलिए आज मैं आप सभी के बीच में सहयोग की अपील करने आया हूं। इसीलिए आज मैं आप सभी के बीच, या यूं कहें धर्म और आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए साथ खड़े होने की अपील करने आया हूं। इस भारत को बचाने के लिए मैं सहयोग की भीख मांगने आया हूं, क्योंकि भारत बचाओ आंदोलन देश के हर उस व्यक्ति का आंदोलन है जो समानता चाहता है, जो समता चाहता है, जो देश में सुशासन चाहता है, जो देश में सुरक्षा चाहता है, और जो सम्मान के साथ जीना चाहता है। हर उस व्यक्ति का, हर उस देशवासी का यह आंदोलन है। हमारा एक नारा है कि हम निकल पड़े हैं प्रण करके, तन मन अपना अर्पण करके, जिद है एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है। भारत बचाओ आंदोलन देश हित में 5 कानून बनाने की मांग कर रहा है, और मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए पूरा करता हूं कि 5 कानूनों को बनाने की मांग के साथ हम देश हित में 5 काले कानूनों को समाप्त करने की भी मांग कर रहे हैं। भारत बचाओ आंदोलन समान शिक्षा कानून की मांग कर रहा है, एक देश एक शिक्षा बोर्ड, एक पाठ्यक्रम की मांग कर रहा है। मैं अंकुर जी आपको बता दूं, बहुत चौंकाने वाले आंकड़ों के साथ मैं अपनी बात रखूंगा। भारत में लगभग 26.5 करोड़ से अधिक छात्र हैं, और 2020 और 2021, या मैं कहूं 2021 या 2022 की नवीनतम यूडीआईएससी रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल 14,79,115 स्कूल हैं, जिनमें 2.5 लाख के आसपास तो शहरी क्षेत्रों के स्कूल हैं, और लगभग 12.5 लाख के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल हैं। भारत में सरकारी स्कूलों की कुल संख्या लगभग 10 लाख के आसपास है, और सरकारी सहायता से प्राप्त चलने वाले स्कूलों की संख्या 82,480 है। दूसरी ओर भारत में प्राइवेट स्कूल, निजी स्कूलों की संख्या लगभग 3,35,844 है। ये जो मैंने आंकड़े दिए, क्योंकि हम समान शिक्षा कानून की मांग कर रहे हैं, मैंने बताया आपको कि भारत में कितने छात्र हैं, और भारत में कुल स्कूल कितने हैं, कितने सरकारी योजनाओं से चल रहे हैं, सरकार की सहायता से चल रहे हैं,
कितने शहरी क्षेत्रों में है, कितने ग्रामीण क्षेत्रों में है, ये पूरा मैंने आपको आंकड़े के हिसाब से बताया। मैं बताऊं आपको कि भारत के अंदर 4 शिक्षा बोर्ड हैं जो मुख्य रूप से चल रहे हैं, जिनमें सीबीएसई है, आईसीएसई है, स्टेट बोर्ड है, और छोटे मोटे कुल मिलाकर लगभग 65 शिक्षा बोर्ड चल रहे हैं। इन 65 शिक्षा बोर्डों में अधिकतर राज्य स्तर पर बने मदरसा बोर्ड हैं जो इस देश में कुछ शिक्षा का प्रचार कर रहे हैं। ना वे विज्ञान से उनका कोई मतलब है, ना उनका किसी भाषा की प्राथमिकता से कोई मतलब है, ना वे किसी मैथ को प्राथमिकता देते हैं, ना वे किसी साइंस को प्राथमिकता देते हैं। ऐसे फर्जी, मैं फर्जी, भले ही वो सरकार से मान्यता प्राप्त हो, भले ही वे राजनीतिक सत्ता के बल पर इस देश में, इस देश की प्रशासनिक सेवाओं में कब्जा करने पर या उन पर धीरे धीरे काबिज क्यों ना हो जाते हो, लेकिन मैं मानता हूं कि वो उन बच्चों के साथ अन्याय है जिन्हें बैठकर रात दिन एक पाठ्यक्रम, एक सबको साथ लेके चलने वाला पाठ्यक्रम, एक ऐसा पाठ्यक्रम जो समावेशी है, जो भारत की अनेकता में एकता को दर्शाता है, उससे अलग हटकर एक ऐसी विध्वंसकारी शिक्षा, जिस शिक्षा के पढ़े हुए लोग पूरे विश्व में जहां भी गए उन्होंने विध्वंस किया। इस तरह के लगभग 65 शिक्षा बोर्ड भारत में चल रहे हैं। आधिकारिक सीबीएसई वेबसाइट बताती है कि भारत में 28,453 सीबीएसई बोर्ड के स्कूल हैं, जिनमें 21,479 स्वतंत्र सीबीएसई बोर्ड के स्कूल हैं, 44 लगभग 4400 के आसपास सरकारी स्कूल हैं जिनमें सीबीएसई बोर्ड का पाठ्यक्रम है, 1202 केंद्रीय विद्यालय हैं जिनके अंदर सीबीएसई बोर्ड का जो पूरा शिक्षा पाठ्यक्रम है वो पढ़ाया जा रहा है। 1202 केंद्रीय विद्यालय हैं जो सीबीएसई बोर्ड के जो सीबीएसई जो शिक्षा बोर्ड है उस बोर्ड के अंतर्गत बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लगभग 630 जवाहर नवोदय विद्यालय हैं जो सीबीएसई बोर्ड के अंतर्गत आते हैं, और 235 सहायता प्राप्त सीबीएसई बोर्ड के स्कूल। ये जो आंकड़े मैंने बताए, पहले मैंने बताया देश के अंदर छात्र कितने हैं, फिर विद्यालय कितने हैं, उसके बाद जो मैंने बताया कितने स्कूल हैं जो सीबीएसई बोर्ड के अंतर्गत हैं। दूसरा, लगभग 2752 स्कूल आईसीएसई बोर्ड के अंतर्गत हैं, और लगभग 2,71,663 स्कूल हैं जो राज्य बोर्ड हैं, जिनके अंतर जिन स्कूलों में राज्य बोर्ड पढ़ाया जा रहा है, अलग अलग स्टेट बोर्ड पढ़ाए जा रहे हैं। अंकुर जी, ये जो बताने का मेरा जो उद्देश्य है उसके पीछे एक ही कारण है जी। कि भारत में समान शिक्षा कानून की आवश्यकता क्यों है। भारत में सीबीएसई बोर्ड से संबंध जो स्कूल हैं उनमें एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ाया जाता है। अब मैं मूल बात पर आऊंगा। देश के ज्यादातर मेडिकल एंट्रेंस की जो परीक्षाएं हैं उनका सिलेबस भी सीबीएसई की एनसीईआरटी की किताबों पर आधारित होता है। जो भी देश का छात्र भविष्य में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, उनके स्कूली स्तर पर सीबीएसई बोर्ड से कराई गई पढ़ाई फायदेमंद साबित होती है। चाहे नीट है, चाहे जेई है, चाहे जेई मेन है, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनका सिलेबस एनसीईआरटी के आधार पर तय किया जाता है। एक तरफ स्कूल शिक्षा बोर्ड, और शिक्षा बोर्ड के बाद जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जो आगे की पढ़ाई के एंट्रेंस एग्जाम है, जो नौकरियों के एंट्रेंस एग्जाम है, वे सब किस पाठ्यक्रम के आधार पर तय होते हैं। और देश के मानस की स्थिति, देश में बेरोजगारों की संख्या 33 मिलियन है, 111.5 मिलियन नामांकित किसान है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में, लगभग 14.82 करोड़ मनरेगा के अंतर्गत कुल श्रमिक हैं जो पंजीकृत हैं, जिन्हें 365 दिन में से लगभग 100 दिन काम मिलता है, और जिन्हें प्रतिदिन 200, 250, 165, 170 राज्य के अनुसार उन्हें मेहनताना मिलता है। बड़ी हैरानी की बात है। और संगठित और असंगठित क्षेत्र के मिलाकर देश में लगभग 50 करोड़ श्रमिक वर्ग हैं। और एक शब्द में यदि हम यूं कहें
कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम अनाज या चावल, 1 किलोग्राम दाल पाने वाले 81.35 करोड़ जनता जो 2 वक्त का भोजन जुटाने में असमर्थ है, जो सरकारी योजनाओं पर निर्भर है, वे भी अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, वे भी अपने बच्चों को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, वे भी अपने बच्चों को वकील बनाना चाहते हैं, वे भी अपने बच्चों को प्रोफेसर बनाना चाहते हैं, वे भी अपने बच्चों को सीए बनाना चाहते हैं। और उनकी आय का अधिकांश भाग, यहां तक कि घर जमीन बेचकर भी वे अपने बच्चों को ऐसा शिक्षा बोर्ड पढ़ा रहे हैं जिससे वे प्रतियोगी परीक्षाओं को उत्तीर्ण कर सकें। उसके बाद भी देश में देने के लिए सभी को रोजगार नहीं है। रोजगार भी बाद की बात है, पहले वो शिक्षा बोर्ड तो पढ़ाया जाए जिससे किसान, मजदूर, गरीब परिवार के बच्चे भी इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस की परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नीट, जेईई मेन आदि परीक्षाओं को उत्तीर्ण कर सकें। जावला साहब, मैं आपको एक बात बता दूं कि अनपढ़ माता पिता भी ये नहीं चाहते कि उनकी संतान अनपढ़ रह जाए। अनपढ़ आदमी भी नहीं चाहता। इसीलिए सेव इंडिया फाउंडेशन की पहली मांग है कि देश में एक शिक्षा बोर्ड पढ़ाया जाए, एक पाठ्यक्रम पढ़ाया जाए। यह संभव नहीं है। आप सीबीएसई बोर्ड पढ़ा रहे हैं 28,000 स्कूलों में, वही बोर्ड आप 4400 सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, वही बोर्ड आप 1202 केंद्रीय विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं, 630 जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ा रहे हैं। यह संभव बात नहीं है। और हम ये मांग इसलिए कर रहे हैं कि ये शिक्षा की किताबों में भेदभाव समाप्त हो। गरीब के बच्चे भी वही पाठ्यक्रम पढ़ें जो पूंजीपतियों के बच्चे पढ़ते हैं। स्कूलों में सिर्फ खिचड़ी नहीं, समान शिक्षा, समान पाठ्यक्रम भी मोदी जी हम चाहते हैं। और शिक्षा की किताबों में भेदभाव समाप्त करवाने की मांग का निवेदन लेकर हम 11 बजे 8 अगस्त 2023 जंतर मंतर दिल्ली आएंगे। मोदी जी, जो किताबें कृषि मंत्री के बच्चों को पढ़ाई जा रही हैं मोदी जी, वही किताबें किसान के बच्चों को भी पढ़ाई जाएं। जो किताबें इस देश में नेताओं के, कैबिनेट मंत्रियों के, अडानी अंबानी के, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के, बड़े बड़े पूंजीपतियों के, कारखानों के मालिकों के, बड़े बड़े धनाढ्यों के बच्चों के पाठ्यक्रम में जो किताबें पढ़ाई जा रही हैं, उनके जो 5 सितारा होटल जैसे दिखने वाले स्कूलों में जो किताबें, जो पाठ्यक्रम उनके बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, वही पाठ्यक्रम गरीब, मजदूर, किसान, कमेरा वर्ग, इनके बच्चों को भी पढ़ाई जाए। ये प्रीत सिंह की अपनी कोई लड़ाई नहीं है, मेरी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है भाई साहब। लेकिन अपने दिल पर हाथ रखकर पूछना, ये जो अमृतकाल बनाया जा रहा है, क्या इन 75 सालों में, इस विभाजित भारत के, मैं इस देश को आजाद नहीं मानता क्योंकि शिक्षा गुलाम है, शिक्षा में भेदभाव है। ये मेरे दिल की पीड़ा है। मैं इस पीड़ा को साझा करने आपके बीच आया हूं। आप अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिए कि मतदान करते समय कितनी बार आपने इस बात का विचार किया कि आपके बच्चों की शिक्षा की किताबों में भेदभाव है, कि आपके बच्चों को जो किताब पूंजीपतियों के बच्चों को पढ़ाई जा रही हैं, वे किताबें आपके बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाई जा रही। जिस शिक्षा के पाठ्यक्रम से आपके और हमारे बच्चे पढ़ते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इस देश में पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या बढ़ा रहे हैं। यदि इस देश के राजनेताओं की, यदि इस देश के विधानसभा और संसद में बैठे हुए लोगों की नीयत में खोट ना होता तो वे शिक्षा की किताबों में भेदभाव ना करते। ये भेदभाव मिटाने की बात करने वाले लोग शिक्षा की किताबें तो समान करें, हमारे बच्चों को शिक्षा की किताबें तो समान पढ़ाएं। क्योंकि आज मैं हिंदुत्व मेरी पहचान नामक चैनल पर बैठा हूं, जो निरंतर हिंदुओं की आवाज उठाता है। तो मैं बता दूं, समान शिक्षा कानून आने से एक दिन में इन आक्रांताओं के अड्डे बंद हो जाएंगे। ये जो विदेशी आक्रांता इस देश में मनमर्जी अपने शिक्षाओं के नाम पर
ये जो अड्डे चला रहे हैं, ये जो विध्वंसकारी तैयार कर रहे हैं, ये जो बंटवारे की विध्वंस की सोच वाले नागरिक, ये जो विद्यार्थी तैयार कर रहे हैं, ये अड्डे एक दिन में बंद हो जाएंगे। एजुकेशन यूनिफॉर्म लागू होने से इस देश के अंदर एक दिन में ऐसे शिक्षा तंत्रों के दरवाजे पर ताला लग जाएगा जहां उस विचारधारा का जन्म होता है, जिस विचारधारा के कारण इस अखंड भारत के समय समय पर टुकड़े होते आए हैं। आप अपने दिल पर हाथ रखकर पूछना कि भारत बचाओ आंदोलन, आपके परिवार के वो बच्चे जो नहीं जानते कि स्कूली शिक्षा से कॉलेज की शिक्षा को पास करने के बाद, माँ बाप की कष्ट कर्म की गाड़ी कमाई लगाने के बाद 15-20 साल बाद जब वो डिग्री लेकर इस देश में रोजगार मांगने जाएंगे, और जब उन्हें रोजगार नहीं मिलेगा तो उन बच्चों की मनोस्थिति क्या होगी? वो दर दर की ठोकरें खाएंगे या नहीं खाएंगे? जिस घर को बेचकर, जिस कृषि की जमीन को गिरवी रखकर आप आज उन्हें पढ़ा रहे हैं, वो डिग्रियां छाती से लगाकर घूमेंगे, क्योंकि उन डिग्रियों से मेरे भाई नौकरी नहीं मिलती। उन डिग्रियों से, उस स्कूली शिक्षा से, उस पाठ्यक्रम से, उस शिक्षा बोर्ड से आपका बच्चा किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का जो एग्जाम है वो कभी क्लियर नहीं कर सकता। ये स्कूल में मिलने वाली खिचड़ी से आगे बढ़कर सोचो, ये कब तक खिचड़ी से आगे, खिचड़ी पर अटके रहोगे? कब तक ये मिड डे मील पर अटके रहोगे? कब तक ये मुफ्त की खिचड़ी के ऊपर अपने बच्चों का हित समझते रहोगे? हमें खिचड़ी नहीं चाहिए मोदी जी, हमें खिचड़ी नहीं चाहिए। हमें समान शिक्षा चाहिए, हमें सामान्य पाठ्यक्रम चाहिए, और इस समान शिक्षा, समान पाठ्यक्रम, क्योंकि देश की सभी राजनीतिक दल समता की बात कर रहे हैं, समानता की बात कर रहे हैं, एकता की बात कर रहे हैं, अखंडता की बात कर रहे हैं, भेदभाव मिटाने की बात कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा की किताबों में भेदभाव है। और मैं कह दूं, ये दलितों के नेता, ये जो दलितों के नेता हैं, ये भी इस शिक्षा में भेदभाव के खिलाफ कहीं भी आवाज उठाते नजर नहीं आते। ये सब के सब मलाई खा रहे हैं, ये सब के सब मौन साधे बैठे हैं। ये नहीं चाहते कि एक सामान्य गरीब परिवार का बच्चा, एक सामान्य किसान का बच्चा वो पाठ्यक्रम पढ़े जो पाठ्यक्रम इस देश में पूंजीपतियों के बच्चों के स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है। एक सामान्य सी बात इस देश की भोली भाली जनता क्यों नहीं समझती? एक 10 से 15 हजार रुपए महीने में कमाने वाला एक सामान्य सा मध्यम वर्गीय परिवार का एक व्यक्ति जो चाहता है कि उसके बच्चे सरकारी स्कूलों में ना पढ़कर इन बड़े बड़े सरकारी स्कूलों से निकलकर इन बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में जाएं, चाहे एक कोटा होता है ईडब्ल्यूएस कोटा, उस कोटे से मेरे बच्चों का एडमिशन हो जाए। आप जैसे लोगों के हाथ पैर जोड़ते हैं, भाई साहब मेरे बच्चे का एडमिशन करा दीजिए, भाई साहब मेरे बच्चे का वहां एडमिशन करा दीजिए। ईडब्ल्यूएस कोटे में एडमिशन भी हो जाता है, फिर प्राइवेट किताबों के वो भारी भरकम खर्चे, फिर वो चोचलेबाजी, उन सबको मेंटेन करने के खर्चे। मेरे भाई, शहर में रहकर किराए का मकान, ये मोटी फीस, और इस प्रदूषण भरी जिंदगी में हर मध्यम वर्गीय परिवार अपने बच्चों की शिक्षा के कारण कर्जे में डूबा हुआ है। और यदि समान शिक्षा, एक देश एक पाठ्यक्रम मोदी जी लागू कर देते हैं तो करोड़ों मध्यम वर्गीय परिवार जो अपना जीवन दांव पर लगाए हुए हैं, जो रात दिन कर्जे की जिंदगी जी रहे हैं, जो इन पूंजीपतियों के गुलाम हैं, जो ब्याज पर पैसा लेकर गिरवी रखकर अपनी जमीन अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो इस कर्ज के तंत्र में फंसे हुए हैं, उस कुचक्र में से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि उनके बच्चों को भी वही पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा जो इन संसद में, विधानसभा में बैठे
इन कैबिनेट मंत्रियों के, इस देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों के बच्चों के, कारखानों के मालिकों के बच्चों को, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के बच्चों को उनके स्कूल में जो पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है वही पाठ्यक्रम हमारे बच्चों को पढ़ाया जाएगा। मैं एक किसान परिवार से आता हूं, मैं एक बहुत साधारण परिवार से हूं। मोदी जी, आप एक 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 समान पाठ्यक्रम लागू कर दीजिए, एक शिक्षा बोर्ड लागू कर दीजिए। जिस पूंजीपति के पास पैसे हैं, वो अपने बच्चे को 5 सितारा स्कूल में भेजे, सोफे पे बैठकर पढ़ाए, उसका बच्चा एसी में बैठकर पढ़े। हमारे पास पैसे नहीं है, हमारा बच्चा खाद के कट्टे पर बैठकर सरकारी स्कूल में पढ़ ले, लेकिन आप किताबें तो सेम पढ़ाइए ताकि वो प्रतियोगी परीक्षाओं का पेपर पास कर सके। और समान शिक्षा कानून आने से इस देश में एक दिन में, मात्र एक दिन में देश की बहुत बड़ी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ये जो लोग रामनवमी पर पत्थर फेंक रहे हैं, ये उस विध्वंसकारी शिक्षा का ही परिणाम है। ये लोग जो देश में हर अच्छे कानून की खिलाफत करते हैं, वे लोग जो इस देश में घुसपैठियों के साथ हैं, वे लोग जो इस देश में विध्वंसकारी विचारधारा को बढ़ा रहे हैं, इन सब पर लगाम लगाने का मात्र एक ही उपाय है, समान शिक्षा कानून। और इस कानून की मांग के लिए, आपके बच्चों के भावी भविष्य के लिए भारत बचाओ आंदोलन दिन रात संघर्षरत है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस वीडियो को आगे तक पहुंचाएं और देश के हर उस व्यक्ति को बताएं जो चाहता है कि उसके बच्चों को भी वही शिक्षा का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाए, वही शिक्षा बोर्ड पढ़ाया जाए जिस शिक्षा बोर्ड से इंजीनियरिंग की और मेडिकल की परीक्षाएं होती हैं, नीट जेई मेन क्लियर किया जाता है, वही पाठ्यक्रम पढ़ाया जाए। समान शिक्षा कानून की मांग का समर्थन करने के लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे joinsif.com पर जाकर हमें समर्थन भी कर सकते हैं। आप एक नंबर लिखा हुआ है स्क्रीन पर, आप उस नंबर पर अपना नाम और जिला भेजकर भी हमें समर्थन दे सकते हैं। 8 अगस्त सुबह 11 बजे जंतर मंतर अपने बच्चों के भविष्य के लिए आप पहुंचे। ये थी सेव इंडिया फाउंडेशन जो भारत बचाओ आंदोलन चला रही है, उस भारत बचाओ आंदोलन की पहली मांग। जी, आपकी दूसरी मांग में समान नागरिक संहिता है आपकी दूसरी समान नागरिक संहिता। जावला साहब, मैं आपको बताऊं कि भारत बचाओ आंदोलन जिसकी दूसरी मांग समान नागरिक संहिता है, कुछ राजनीतिक दलों का, कुछ राजनीतिक पार्टियों का उद्देश्य केवल और केवल सत्तासीन होना है। सत्ताहीन तो खैर भविष्य में इस देश का युवा उन्हें करेगा। कुछ राजनीतिक दल जिनका उद्देश्य मात्र और मात्र केवल सत्तासीन होना है, देश जाए भाड़ में, देश की जनता जाए भाड़ में। और मैं कहता हूं कि धिक्कार है देश के हिंदूवादी नेताओं पर, धिक्कार है देश के हिंदूवादी संगठनों पर और मुझ सहित उन हर जागरूक हिंदू पर जो इस दृश्य को चुपचाप देख रहा है, जो इस तमाशे को चुपचाप देख रहा है। मैं पूछता हूं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में आजादी मिलने के समय जो करोड़ों हिंदू थे, वो आज कहां हैं? वो कुछ हजारों में कैसे सिमट गए? वे कुछ लाखों में कैसे सिमट गए? उन्हें किसने लील लिया? कितने आक्रांता और इन आक्रांताओं के संगठन हैं जो इस प्रश्न को पाकिस्तान और बांग्लादेश की सरकारों से पूछने का साहस दिखा रहे हैं? वो कितने संगठन हैं? वे कितने कितने आक्रांता हैं? कितने वो तथाकथित एक्टिविस्ट हैं जो पाकिस्तान और बांग्लादेश की सरकारों से ये पूछ रहे हैं कि भारत के विभाजन के समय वहां जो लाखों की संख्या में हिंदू थे, करोड़ों की संख्या में हिंदू थे, वो आज लाखों में कैसे सिमट गए? उनकी संख्या कम कैसे हो गई? वो कहां चले गए? उन्हें किसने ली लिया? ये भारत में जो ये वामपंथी हैं जो इक्वलिटी की बात करते हैं, ये जो सेकुलरिज्म का चोला ओढ़े लोग हैं, ऐसे कितने भारत में जो पाकिस्तान और बांग्लादेश की सरकारों से ये सवाल पूछने का साहस दिखा रहे हैं? हमारी जो मांग है, हमारी मांग इस देश में संविधान को बचाने की है, क्योंकि वे लोग जो इस संविधान में विश्वास नहीं रखते, मैं मानता हूं उन बहरूपियों को
उन षड्यंत्रकारियों को, उन छद्मवेशियों को इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। व्यवहारिक रूप से इस देश में एक सिविल संहिता है, इसके प्रावधान सर्वमान्य हैं और समान रूप से पूरे देश में लागू हैं। केवल विवाह उत्तराधिकार का क्षेत्र है जहां पर एक समान कानून लागू नहीं है, और ये बहुत छोटा सा क्षेत्र है जिस पर हम कानून नहीं बना सके। इसलिए हमारी इच्छा है कि अनुच्छेद 35 को भारत के संविधान, अनुच्छेद 35 को संविधान का भाग बनाकर सकारात्मक बदलाव लाया जाए। ये कहना है बाबा साहब अंबेडकर का। ये शब्द प्रीत सिंह के नहीं है, ये शब्द भारत बचाओ आंदोलन की टीम के नहीं है। ये मंशा है बाबा साहब अंबेडकर की, जो चाहते थे इस देश में समान नागरिक संहिता आए। और आज आपको एक भी अंबेडकरवादी, एक भी बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर चलने वाला संगठन, कोई भी राजनीतिक दल समान नागरिक संहिता का समर्थन करता नहीं मिलेगा, क्योंकि इनका अंतिम उद्देश्य सत्ता में काबिज होना है। बाबा साहब अंबेडकर जी की विचारधारा से इनका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। एक ही विषय पर हिंदुओं के लिए अलग कानून, आक्रांताओं के लिए अलग कानून, ईसाई आक्रांताओं के लिए अलग कानून, पारसियों के लिए अलग कानून। ये अलग अलग कानून पंथ निरपेक्षता और लोकतांत्रिक मूल्यों तथा देश की एकता अखंडता के लिए अत्यधिक खतरनाक है। मैं फिर से अपनी बात दोहराऊं कि एक ही विषय पर हिंदुओं के लिए अलग कानून, मुस्लिमों के लिए अलग कानून, ईसाइयों के लिए अलग कानून, पारसियों के लिए अलग कानून। ये अलग अलग कानून पंथ निरपेक्षता, लोकतांत्रिक मूल्यों तथा देश की एकता अखंडता के लिए अत्यधिक खतरनाक है। ये बात प्रीत सिंह के समझ में आ गई, सेव इंडिया फाउंडेशन की पूरी टीम के समझ में आ गई, इस देश के लाखों लोगों के समझ में आ गई, क्योंकि ये बात डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जो प्रमुख समाजवादी नेता थे, उनके द्वारा कही गई। यदि ये बात किसी की समझ में ना आई तो वो सिर्फ समाजवादी पार्टी के नेताओं के, समाजवादी पार्टी का मुखिया कहीं भी समान नागरिक संहिता का समर्थन करता हुआ नजर नहीं आता, जबकि समाजवादी नेता इस बात पर अपनी अपनी एक समझ रखते थे, अपनी अपनी एक क्लियर समझ रखते थे कि अलग अलग कानून देश की एकता और अखंडता के लिए खतरनाक है। कुछ लोगों का कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बन जाएगा तो मजहब खतरे में आ जाएगा, दो समुदाय मैत्री भाव के साथ नहीं रह पाएंगे, जबकि इस अनुच्छेद का उद्देश्य ही मैत्री भाव को बढ़ाना है। समान नागरिक संहिता मैत्री भाव को समाप्त नहीं करती बल्कि मजबूत करती है। यह कहना था कृष्ण स्वामी अय्यर का, जो संविधान सभा के सदस्य थे। मैं कहता हूं कि संविधान सभा के सदस्य भी समानता के विरोधी थे। क्या वे भी सांप्रदायिक थे? क्या इस देश की राजनीतिक पार्टी बाबा साहब अंबेडकर का कोई सम्मान नहीं करती? समाजवादी नेता, समाजवादी विचारधारा के एक प्रमुख नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की विचारधारा का कोई सम्मान नहीं करती? क्या इस देश के राजनीतिक दल संविधान सभा के कृष्ण स्वामी अय्यर के विचारों का कोई सम्मान नहीं करते? मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि जब संविधान निर्माताओं ने विवाह के लिए एक कानून बनाने की सिफारिश की और कहा कि राज्य इसकी तरफ ध्यान देगा, तो क्या वे सांप्रदायिक थे? क्या ये सांप्रदायिक मुद्दा है? पूरे देश में क्रिमिनल लॉ एक है तो सिविल लॉ एक क्यों नहीं है? ये कहना प्रीत सिंह का नहीं है, ये कहना है अटल बिहारी वाजपेयी का, जो इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे। उसके बावजूद कोई राजनीतिक दल समान नागरिक संहिता का पक्षधर दिखाई नहीं देता। यह अत्यधिक दुख का विषय है कि हमारे संविधान का अनुच्छेद 44 मृतक अक्षर बनकर रह गया। यह प्रावधानित करता है कि सरकार सभी नागरिकों के लिए एक समान संहिता बनाए, लेकिन इसे बनाने के लिए सरकारी स्तर पर प्रयास किए जाने का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। यह पीड़ा है देश की सुप्रीम कोर्ट की।
समान नागरिक संहिता विरोधाभासी विचारधारा वाले जो कानूनों के प्रति लोगों में पृथक करने के भाव को समाप्त करके राष्ट्रीय अखंडता के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोग करेगी। ये कहना है 1985 में सर्वोच्च न्यायालय का। उसके बावजूद भी इस देश की सरकारें मौन साधे बैठी हैं। इस संसद में बैठे ये निकम्मे सांसद सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करने में आनाकानी कर रहे हैं, नजरें चुरा रहे हैं, बचते नजर आ रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत व्यक्त की गई संविधान निर्माताओं की इच्छा को पूरा करने में सरकार और कितना समय लेगी, ये सवाल है 1995 में सर्वोच्च न्यायालय का। सर्वोच्च न्यायालय का स्टेटमेंट है कि उत्तराधिकार और विवाह को संचालित करने वाले परंपरागत हिंदू कानून को बहुत पहले 1955-1956 में संहितीकृत कर दिया गया और अलविदा कह दिया हिंदुओं के कानून को। वो जो परंपराओं में 1,96,08,53,125 वर्षों से चलते आ रहे थे, उन्हें समेट दिया गया, उन्हें समेट दिया गया, उन्हें समेट दिया गया संविधान में। लेकिन कुछ प्रथाएं मानवाधिकार व गरिमा का अतिक्रमण करती हैं। पंथ के नाम पर, मजहब के नाम पर देश की अखंडता को मजबूत करना और इनके ऊपर भी संविधान को लागू करना नितांत आवश्यक है। ये दुख की बात है कि अनुच्छेद 44 को आज तक लागू नहीं किया गया। संसद अभी भी असमर्थ है, अभी भी संसद असमर्थ है सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करने में। समान नागरिक संहिता वैचारिक मतभेदों को दूर कर देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने में सहायक होगी। लेकिन इस देश के राजनीतिक दल नहीं चाहते, वे नहीं चाहते कि ये देश अखंड हो, इस देश में राष्ट्रीयता की भावना आए। 2019 के चुनावी घोषणा पत्र में भाजपा ने भी कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता लाना हमारी दृढ़ प्रतिबद्धता है। लेकिन 19, 20, 21, 22, 23 अभी तक कहीं भी ये दृढ़ प्रतिबद्धता नजर नहीं आई। देश को अखंड करने की कहीं बात हो, देश को एकजुट करने की बात हो, इस राष्ट्रीय एकता की बात हो। कितना भद्दा मजाक है इस देशवासियों के साथ कि राजनीतिक पार्टियों के लिए मात्र और मात्र इतना महत्वपूर्ण विषय सिर्फ एक चुनावी जुमला है। और यदि कोई राजनीतिक दल इसका प्रयास करे तो अन्य राजनीतिक दलों की ओर से सिर्फ और सिर्फ उसका विरोध। साथियों, भारतीय नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता आने से इस देश में कट्टरवाद समाप्त हो जाएगा, संप्रदायवाद समाप्त हो जाएगा, क्षेत्रवाद, भाषावाद समाप्त होगा और वैज्ञानिक सोच विकसित होगी। ये समान नागरिक संहिता की मांग एक धर्मनिरपेक्ष कानून है जो किसी धर्म या जाति से, ये सभी निजी कानूनों से ऊपर है। ये देश संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं चलेगा। मुट्ठी भर लोग अपने दिल और दिमाग में इस बात को बिठा लें कि हम इस देश के संविधान का सम्मान करते हैं और इस देश के संविधान से ऊपर उठकर यदि इस देश को कोई अपने व्यक्तिगत कानूनों से चलाने का प्रयास करेगा तो भारत बचाओ आंदोलन की टीम उसकी ईंट से ईंट बजा देगी और डटकर उस काले कानून का विरोध करेगी। बड़ी लज्जा की बात है इस देश की संसद के लिए कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, सूडान, तुर्की, इजिप्ट जैसे देशों में समान नागरिक संहिता लागू है और आज भारत के विभाजन के 75 वर्ष बाद तक आज तक हम सुप्रीम कोर्ट
आज तक हम संसद का मुंह ताक रहे हैं। इस देश का बहुसंख्यक हिंदू मांग कर रहा है समान नागरिक संहिता की। कहीं नहीं सुना होगा पूरे विश्व में आपने ऐसा कि देश का बहुसंख्यक समाज चाहता है कि देश में समान नागरिक संहिता आए। और मैं एक बात कहता हूं साथियों, जिस दिन समान नागरिक संहिता का एक खाका तैयार हो जाएगा और आम जनता को इसके लाभ के बारे में पता चल जाएगा, उस दिन एक भी व्यक्ति इसका विरोध नहीं करेगा। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो या तो स्वार्थी हैं या इस कानून का लाभ नहीं जानते। रूढ़िवाद पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, कट्टरवाद पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, संप्रदाय, क्षेत्रवाद, भाषावाद समाप्त हो जाएगा, वैज्ञानिक सोच विकसित होगी। और सच्चाई तो यह है कि समान नागरिक संहिता का फायदा हिंदू बहन बेटियों से ज्यादा उन लोगों को मिलेगा जिनके मुखिया इस कानून का विरोध कर रहे हैं। क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट में हिंदू बहन बेटियों को बराबरी का अधिकार, समान अधिकार पहले से प्राप्त है। ये जो हिंदुओं के लिए अलग कानून, मुस्लिमों के लिए अलग कानून, ईसाइयों के लिए अलग कानून, पारसी बहन बेटियों के लिए अलग कानून, इनके अधिकारों में ये भेदभाव समाप्त होगा। हम सभी देश हित में यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग कर रहे हैं और इस मांग को करने के लिए हम 8 अगस्त 11 बजे जंतर मंतर पर पहुंचेंगे। मोदी जी, समान नागरिक संहिता जरूरी है। संविधान की दृष्टि में देश के सब नागरिक समान है, इसीलिए कानून भी एक समान। संविधान ने सभी को समान रूप से अधिकार दिए हैं, इसीलिए कानून भी एक समान। संविधान ने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, इसीलिए कानून भी एक समान। देश में समान नागरिक संहिता लाई जाए, इससे बहुत सारे झगड़े अपने आप समाप्त हो जाएंगे। यदि देश के सभी वर्गों को एक समान उन्नति करनी है तो उनके धर्म, मत, पंथ, संप्रदाय, जाति के आधार पर नहीं, अपितु उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर नीतियां बनाने की आवश्यकता है। आर्थिक आधार पर बनी नीतियों से उनका समग्र विकास हो पाएगा। ऐसा ना होने पर देश में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की राजनीति जो इस देश में हो रही है, पूरे देश का मानस उस अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की राजनीति में उलझ कर रह जाएगा। ऐसी परिस्थितियों में मूल समस्याओं से ध्यान भटकाया जाएगा, जिससे विकास के सारे कार्य प्रभावित होंगे। तो देश के अंदर जो भी मेरा भाई, मेरा साथी चाहता है देश के अंदर से कट्टरवाद समाप्त हो, ये व्यक्तिगत समाप्त हो, ये व्यक्तिगत कानूनों का जंजाल समाप्त हो, इनकी दादागिरी समाप्त हो, ये संविधान के का अपमान करने वाले ऐसे व्यक्तिगत कानून इस देश में जो चल रहे हैं वो समाप्त हों। वे सभी लोग joinsif.com पर जाकर हमारा समर्थन करें। वो अपना नाम और जिला लिखकर भेजें हमें 9868310740 पर। ये भारत बचाओ आंदोलन की दूसरी मांग है। ये दो कानून जिनकी मांग देश हित में भारत बचाओ आंदोलन कर रहा है, अपने दिल पर हाथ रखकर पूछना ये जरूरी है या नहीं है। आप पूछना ये कितने जरूरी हैं। धन्यवाद करता हूं मैं हिंदुत्व मेरी पहचान का, जिन्होंने वेबसाइट ही यहां पर लॉगिन कर दी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। भारत बचाओ आंदोलन जिसकी देश हित में तीसरी मांग है धर्मांतर नियंत्रण कानून की। मैं बता दूं कि भारत के 9 राज्यों में जबरन धर्मांतरण को लेकर कानून है, लेकिन हमारी मांग धर्मांतरण पर केंद्रीय कानून की है। इस धर्मांतरण के धंधे में लिप्त ये मलेच्छ या आक्रांता जबरन बलपूर्वक धर्मांतरण को आस्था की स्वतंत्रता के अधिकार के साथ जोड़ते हैं। मैं मानता हूं किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में अन्य मानवाधिकारों की तरह पसंदीदा पूजा पद्धति अपनाने का अधिकार भी अक्षुण्ण होता है, लेकिन मैं इन्हें स्मरण करा दूं कि इन अधिकारों को जहां कई घोषित इस्लामी ईसाई गणराज्यों के साथ चीन रूपी वामपंथी देशों में चुनौती मिलती है, वहीं भारत में उसकी अनंतकालीन बहुलतावादी सनातन संस्कृति के अनुरूप भी सभी प्रकार के मानवाधिकारों के साथ पसंदीदा पूजा पद्धति अपनाने की स्वतंत्रता है। परंतु आस्था के अधिकारों का उपयोग छल कपट या लालच लोभ से
जबरन किसी का मजहब परिवर्तन कराना। हम सभ्य सनातन आर्य हिंदू समाज को स्वीकार नहीं है, और वो भी भारत जैसे देश में, जिसे मजहब के नाम पर 75 वर्ष पहले 3 हिस्सों में बांट दिया। मैं आप सभी दर्शकों से पूछता हूं, क्या आपको ये छल से, बल से, खुलेआम होता धर्मांतरण स्वीकार है? मैं आप सभी से पूछता हूं, क्या पाकिस्तान बांग्लादेश देश जो अस्तित्व में आए वो क्यों आए? क्योंकि अविभाजित भारत की जनसंख्या के एक बड़े भाग ने यह कहकर विभाजन की मांग कर दी कि राष्ट्रीयता सहित सभी पहचानों में मुस्लिम पहचान सर्वोच्च है। उनके लिए इस्लाम की पहचान सर्वोच्च थी, और इसलिए वे यहाँ की मूल सनातन संस्कृति में विश्वास रखने वाले लोगों के साथ बराबरी का दर्जा लिए नहीं रह सकते। उसी मजहबी पहचान ने देश को तोड़ दिया साथियों, और आज वही टूटा हुआ हिस्सा, वो पाकिस्तान न केवल खंडित भारत को अपना शत्रु मानता है, अपितु हजारों घाव देकर मौत के घाट उतारने की नीतिगत योजनाएं बनाता है समय समय पर। और उस दूसरे टुकड़े बांग्लादेश में निरंतर हिंदू मंदिरों पर हमले हैं, निरंतर हिंदुओं पर अत्याचार है। इस मानसिकता को स्वामी विवेकानंद ने वर्ष 1899 में रेखांकित किया था। तब उन्होंने प्रबुद्ध भारत पत्रिका से बात करते हुए कहा कि जब हिंदू समाज का एक सदस्य धर्मांतरित होता है, वो धर्मांतरण करता है, तो समाज की एक संख्या कम नहीं होती, बल्कि हिंदू समाज का एक शत्रु बढ़ जाता है। इस भावना को सर्वोच्च न्यायालय ने दूसरे शब्दों में दोहराया कि जबरन धर्मांतरण न केवल मजहबी स्वतंत्रता के अधिकार का हनन है, अपितु यह देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा हो सकता है। यह वक्तव्य न राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का है, ना ही किसी भाजपा नेता का है, या फिर मोदी सरकार का है। यह टिप्पणी है 14 नवंबर को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश MR शाह और न्यायाधीश हिमा कोहली की खंडपीठ की। समझ लो देश के हिंदुओं, समझ लो देश की भोली भाली प्रजा, कि मजहब बदला, आस्था बदली, निष्ठा बदली और देश टूट गया। जिस मोहम्मद अली जिन्ना ने ब्रितानियों और वामपंथियों के साथ मिलकर सर सैयद अहमद खान के 2 राष्ट्र के सिद्धांत को मूर्त रूप देकर पाकिस्तान को जन्म दिया, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि गुजराती हिंदू थी, लेकिन धर्मांतरण हुआ, मजहब बदल गया, और जब मजहब बदला तो आस्था और निष्ठा बदल गई, और जब आस्था और निष्ठा बदल गई तो देश टूट गया। मोहम्मद इकबाल, जिन्होंने 1931 में पाकिस्तान का भौगोलिक खाका खींचा, उनके पूर्वज कश्मीरी हिंदू थे, लेकिन धर्मांतरण हुआ, मजहब बदला, आस्था निष्ठा बदली और देश टूट गया। पाकिस्तान के लिए तब जितने भी मुस्लिम आंदोलित थे, उनमें से अधिकांश के पूर्वज हिंदू थे, लेकिन फिर धर्मांतरण हुआ, मजहब बदला, आस्था निष्ठा बदली और देश टूट गया। वर्तमान भारत में कश्मीर को इस्लाम के नाम पर संकट में झोंकने वाले, और मैं तो नाम लेकर बोलूं, इसमें शामिल शेख अब्दुल्ला के पूर्वज भी हिंदू थे, लेकिन धर्मांतरण हुआ, मजहब बदला, आस्था निष्ठा बदली और देश को तोड़ने का षड्यंत्र शुरू हो गया। बात 1857 की क्रांति की है, प्रथम स्वतंत्रता की क्रांति। क्या हुआ? जब हिंदू ब्रितानियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, तब जो भारतीय समाज अंग्रेजों के पक्ष में खड़ा था, वो कौन लोग थे? वे लोग थे जो नव मतांतरित ईसाई समाज था। वे ईसाई थे जिन्हें लोभ देकर, जिन्हें लालच देकर, जिन्हें छल से, जिन्हें बल से ईसाइयत में धर्मांतरित किया गया था, वे इन ब्रितानियाओं के साथ खड़े थे। भारत विभाजन के 75 वर्ष बाद भी वामपंथियों, स्वयंभू सेकुलरिस्टों के आशीर्वाद और विदेशी वित्त पोषित स्वयंसेवी संगठनों के समर्थन से देश के कई भूभागों पर धर्मांतरण का खेल धड़ल्ले से जारी है। साथियों, ये हमारा दुर्भाग्य नहीं है,
बल्कि संसद में बैठे सांसदों का निकम्मापन है, जो धर्म पर संकट का भय दिखाकर हमारी आस्था की बैसाखियों पर चढ़कर, इस संसद की सीढ़ियों को चढ़कर संसद में पहुंचते हैं, फिर उसी संसद में बैठकर हम हिंदू प्रजा का सौदा करते हैं। मैं जानता हूं इस धर्मांतरण के गोरख धंधे से आपकी आत्मा आहत है। बहुत लंबे समय तक मुझे भी इस दुख ने, इस पीड़ा ने घेरे रखा है, लेकिन अपने ही लोगों के द्वारा बार बार ठगे जाने के इस कुचक्र से प्रीत सिंह बाहर आ गया है। मैं जागृत हो गया हूं, मैं आंदोलित हो गया हूं, और मैं जान गया हूं कि धर्मांतरण की ये जो समस्या है, इसका समाधान सड़क, संसद और सुप्रीम कोर्ट से होकर गुजरता है। संसद में बैठे निकम्मे सांसदों ने हमारे धर्म का, हमारी हिंदू प्रजा का इन षड्यंत्रकारियों से सौदा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के अनेकों बार धर्मांतरण को देश की एकता अखंडता के लिए खतरा बता चुकी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आदेशों का पालन करना अब ये इस देश की संसद जरूरी नहीं समझती। अब हम हिंदू प्रजा के पास एकमात्र उपाय बचा है, एकमात्र रास्ता बचा है, वो रास्ता है अपनी मांग को लेकर सड़कों पर उतरना। इसीलिए सेव इंडिया फाउंडेशन की टीम भारत बचाओ आंदोलन 8 अगस्त जंतर मंतर 2023 सुबह 11 बजे जंतर मंतर पहुंचेगी। आप देख रहे हैं ये स्क्रीन पर, ये सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है, और ये तो लाइव चल रहा है मेरे 14 भाई, नवंबर 2022 का है। बिल्कुल। ये जो मैंने बात कही इसे वो उसकी प्रामाणिकता आप स्क्रीन पे देख लीजिए। ये सुप्रीम चौथी जो भारत कोर्ट बचाओ का आंदोलन की स्टेटमेंट मांग है। है, बिल्कुल। जी जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी अपील है कि वो इसे छोटे छोटे भागों में काट कर व्हाट्सएप पर वायरल करे, हमें अपना समर्थन दे, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो। मेरे भाई, हम टूटे नहीं, हम घबराए नहीं, हम डरे नहीं, इन फर्जी मुकदमों से हम नहीं डरे। हम निरंतर एक लड़ाई को लड़ रहे हैं, हमारा इसमें कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। अगर स्वार्थ है तो अपने भाई, अपने परिवारों को बचाने का। हम एकजुट होंगे 8 अगस्त 11 बजे जंतर मंतर। हमारी चौथी मांग है घुसपैठ नियंत्रण कानून की। ये अरब में बैठे इमाम, ये शेख, ये अयातुल्ला भारत की घटनाओं में हस्तक्षेप कर रहे हैं। ये रोम में बैठे पोप यहां बनते कानूनों पर नजर रखते हैं। लेकिन आप, इस देश के हिंदूवादी संगठन, इस देश का जागरूक हिंदू, इस भारत की पवित्र पूज्य मातृभूमि पर अनगिनत इस्लामी घुसपैठियों, इनके आकर बसने, उनके जमीन मकान खरीदने पर ध्यान तक नहीं देता। इस देश की संसद में बैठे ये निकम्मे सांसद देश की आंतरिक सुरक्षा से कब समझौता कर गए, इस बात की खबर तक हम लोगों को नहीं है। ये जो देश के एक्टिविस्ट, ये जो वामपंथी, ये जो तथाकथित पत्रकार इन घुसपैठियों को इस्लाम से जोड़ते हैं, ईसाइयत से जोड़ते हैं। मेरे भाई, इन्हें इस्लाम और ईसाइयत से मत जोड़ो, क्योंकि ये देश की आंतरिक सुरक्षा का विषय है। करोड़ों की संख्या में इस देश में घुसपैठिए रह रहे हैं, इस देश की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, पवित्र पूज्य मातृभूमि का फिर से टुकड़े करने की तैयारी कर रहे हैं। और इस देश की सुरक्षा एजेंसी सब जानती हैं, सब जानती हैं, और वो चेता रही हैं देश की सरकारों को। लेकिन इन घुसपैठियों को देश से बाहर करने के नाम पर इस सत्ता में आए ये राजनीतिक दल इनके आधार कार्ड बनाकर, इनके वोटर आईडी कार्ड बनाकर, इन्हें जहां झुग्गी वहीं मकान देकर इन्हें इस देश में सुनियोजित ढंग से बसा रहे हैं। इन्हें कोई मतलब नहीं है अंकुर चावला से, इन्हें कोई मतलब नहीं है प्रीत सिंह से, इस देश की भोली भाली जनता से इनका कोई सरोकार नहीं है। ये सिर्फ अपने वोट बैंक को पक्का कर रहे हैं। जिन लोगों को सत्ता से, जिन लोगों को देश से बाहर खदेड़ने के नाम पर सत्ता में ये लोग आए, सत्ता में बने रहने के लिए ये उनके आधार कार्ड बनवा रहे हैं, ये उन्हें पक्का कर रहे हैं। मैं हैरान था जब एक न्यूज़पेपर की कटिंग आई कि दिल्ली सरकार ने
मैं तो कहूँ कि ये सच ना हो। एक कटिंग व्हाट्सएप पर मेरे पास किसी ने भेजी, मैंने ट्विटर पर भी खुद पढ़ी कि कुछ रोहिंग्याओं को आधार कार्ड और कुछ स्कूली प्रमाण पत्र दिए गए हैं दिल्ली सरकार के द्वारा। इससे शर्मनाक बात क्या होगी कि दिल्ली की जनता चुपचाप इस हमले को सहन कर रही है। इतनी कायरता हमारे खून में कब से आ गई, इतने कायर हम कब से हो गए इस घुसपैठ नियंत्रण कानून की मांग के लिए, इन घुसपैठियों का कड़ा विरोध करने के लिए, इन देश को, इस देश में, इस देश की आंतरिक सुरक्षा से समझौता ना करते हुए भारत बचाओ आंदोलन की टीम 8 अगस्त जंतर मंतर पर एकत्रित होगी और मोदी जी से मांग करेगी घुसपैठ नियंत्रण कानून की, राष्ट्रीय घुसपैठ नियंत्रण कानून की। क्योंकि राज्य भले ही इस देश को अलग अलग पहचान से पूरे विश्व में अवगत कराते हों, लेकिन वे राज्य, वे वो राज्य, उन राज्यों का एकीकरण पूरा भारत है, पूरा भारत, भले ही वो विभाजित भारत क्यों ना हो। इसीलिए प्रत्येक राज्य की आंतरिक सुरक्षा से समझौता नहीं। इन घुसपैठियों को देश से बाहर खदेड़ कर हम लोग दम लेंगे और इसके लिए कड़े कानून की मांग कर रहे हैं। जिन घुसपैठियों ने घूस देकर अपना आधार कार्ड बनवा लिया, जिन घुसपैठियों ने जनधन खाता खुलवा लिया, जिन घुसपैठियों ने अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया, जिन्होंने मकान खरीद लिए झुग्गियों के बदले में, जिन्हें आवास योजना में मकान मिल गए, उन सभी के मकानों को सरकार वापस अपने कब्जे में ले, इनके मकानों की कुर्की की जाए, इनकी संपत्तियां जब्त की जाएं। बंद है। हाँ जी, अभी आप देख रहे हैं ना ये स्क्रीन पर, ये गाजियाबाद दिल्ली एनसीआर में जो प्रधानमंत्री आवास के तहत जो आवास जो मिलते थे उसमें दिल्ली एनसीआर में रोहिंग्या बसाए गए हैं और इसमें बीजेपी के ही विधायक ने उन पर आरोप लगाया है। नंद किशोर गुर्जर आप जानते होंगे, लोनी से विधायक है, उन्होंने इसका खुलासा किया था कि दिल्ली एनसीआर गाजियाबाद में बड़ी संख्या में रोहिंग्या बसाए जा रहे हैं, जो मुख्यतः असम के रास्ते हिंदुस्तान में उनकी एंट्री होती है। ये स्टेटमेंट अभी आप देखिएगा, यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है, देखिएगा। गाजियाबाद विधायक ने आरोप लगाया। वही दूसरी तरफ शायद प्रीत सिंह जी के कुछ नेटवर्क में कुछ इशू है, चलिए जब तक मैं आपको बताता हूँ। वही दूसरी तरफ लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों का मामला उठाया। विधायक ने दावा किया कि वह पीएम आवास योजना का इन्हें लाभ दिया गया। डूंडा के कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत से विदेशियों ने सुविधा का लाभ लिया। डीएम मंगलवार को ज्ञापन देकर पीएम आवास योजना के जी, आपके नेटवर्क में शायद कुछ दिक्कत थी अभी। हाँ जी, नेटवर्क का कोई छोटा सा इशू था। अच्छा, ये खबरें आप दिखा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, बहुत सुंदर जी साथियों, आप घुसपैठ नियंत्रण कानून का, इस राष्ट्रीय घुसपैठ नियंत्रण कानून का समर्थन करते हैं तो आप वेबसाइट पर जाकर हमें समर्थन कीजिए। हम 1 करोड़ हस्ताक्षर, 1 करोड़ डिजिटल हस्ताक्षर लेकर देश के प्रधानमंत्री से मिलेंगे, देश के गृह मंत्री से मिलेंगे और मांग करेंगे कि ये सेव इंडिया फाउंडेशन की मांग नहीं है, ये देश के हर उस जागरूक नागरिक की मांग है जो देश की आंतरिक सुरक्षा चाहता है, जो मानता है कि देश के संसाधनों पर पहला हक हम भारतीयों का है, ना कि इन घुसपैठियों का। आवास योजना का लाभ मिले तो इस भारत की धरा के देशवासियों को मिले, ना कि इन मलेच्छों के, घुसपैठियों के परिवारों को। भारत बचाओ आंदोलन की 5वीं मांग है राष्ट्रीय गौवंश हत्या बंदी कानून। हम 100 करोड़ भारतीयों की आस्था इस राम कृष्ण की भूमि पर सरेआम उसकी हत्या कर देते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी
जिन पूर्वजों ने परंपरागत जिस गऊ का पूजन हुआ वो सरेआम कूड़ेदान पर खड़ी है, उसकी गोचर पर इन भूमाफियाओं का कब्जा है और शासन मौन है। शासन चुपचाप देख रहा है, चुपचाप देख रहा है शासन। ये प्रशासन चुपचाप मौन है। सरेआम इस गऊ की हत्या हो रही है, ये दर दर की ठोकरें खा रही है। मुझे बड़ी पीड़ा होती है इस विचार को सोचकर भी, इस बात का विचार करके भी मुझे बड़ी पीड़ा होती है कि वर्तमान में उनकी सरकार है जो कभी कहा करते थे कि मोदी को मतदान गाय को जीवन दान, भाजपा का संदेश बचेगी गाय बचेगा देश। विभाजित भारत के 75 सालों में जितने गौवंश की हत्या हुई, जितनी हमारी आस्था पर चोट हुई, मैं मानता हूं इतने कत्ल इतनी हत्या तो अंग्रेजी काल में नहीं हुई, इतनी हत्या इतने कत्ल तो इस्लामी काल में नहीं हुए। जितने गौवंश की हत्या, जितनी पवित्र पूज्य गोचर पर कब्जे इस विभाजित भारत के 75 सालों में हुए। जिनकी कोख से जन्मी भाजपा जो आज केंद्र में सत्तासीन है, मैं उन्हें याद दिला दूं कि माधव सदाशिव गोवलकर जी जो कहते थे कि जो शासन भारत में राष्ट्रीय सम्मान के सर्वोच्च प्रतीक गाय के वध की अनुमति देता रहे उसे स्वशासन नहीं कहा जा सकता। ये प्रीत सिंह के शब्द नहीं है, ये माधव सदाशिव राव गोवलकर जी के शब्द हैं जो द्वितीय सरसंघ चालक थे। उनके अनुसार विभाजित भारत के 75 सालों से लेकर आज तक, विभाजित भारत से लेकर आज तक स्वशासन नहीं आया, क्योंकि आज की सरकारें भी राष्ट्रीय सम्मान के सर्वोच्च प्रतीक गौमाता के वध की अनुमति दे रहा है। कोई राष्ट्रीय कानून नहीं है। मैं कहता हूं पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक इस देश में हिंदू प्रजा है या नहीं है? यदि है तो उसकी आस्था का सम्मान क्यों नहीं हो रहा? क्यों हमारी आस्थाओं से इस देश की सरकारें समझौता कर रही हैं? ऐसी उनकी क्या मजबूरी है? गौवंश हत्याबंदी कानून की मांग, पूरे देश की पवित्र पूज्य गोचर भूमि की मुक्ति की मांग को लेकर हम 8 अगस्त 2023 सुबह 11 बजे जंतर मंतर आएंगे। मोदी जी, अंतिम बार हम अपना निवेदन लेकर आएंगे। आप हमारा विश्वास नहीं तोड़ सकते। हम गौ हत्याबंदी की मांग लेकर पाकिस्तान, ईरान, भूटान, नेपाल, यूरोप के देशों में नहीं जाएंगे। हम अपनी आस्था का मजाक नहीं बनने देंगे। हम अपनी पवित्र पूज्य गौमाता का कृत्रिम गर्भाधान नहीं होने देंगे। हम इस अन्याय, इस जोर जुल्म को अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं मुखर होकर पूछता हूं देश के प्रधानमंत्री से, देश के प्रधानमंत्री बताएं कि यदि वो देश में गौ हत्या बंदी करते हैं तो ईसाई, क्या ईसाई इतनी हिम्मत रखते हैं कि वो गौ हत्या बंदी का विरोध करेंगे? क्या ईसाई इतनी हिम्मत रखते हैं कि वो गोचर भूमि की मुक्ति का विरोध करेंगे? क्या ये मुल्ला, क्या ये इस्लाम के मानने वाले ये इतनी हिम्मत रखते हैं? क्या ये गौ हत्या बंदी का विरोध करेंगे? क्या ये भूमाफियाओं से गोचर भूमि की मुक्ति का विरोध करेंगे? क्या अन्य मत पंथ संप्रदाय इस देश में गौ हत्या बंदी का विरोध करेंगे? पवित्र पूज्य गोचर भूमि की मुक्ति का विरोध करेंगे? जब चारों तरफ से किसी भी प्रकार का विरोध नहीं है तो क्यों 2014 से लेकर 2023 तक गोवध बंदी का राष्ट्रीय कानून नहीं आया?
ये सवाल पूछने आएंगे हम मोदी जी, ये सवाल पूछने आएंगे, ये मांग लेकर आएंगे मोदी जी। जब सत्ता में आसीन है आप और कहीं से कहीं तक कोई विरोध नहीं है, तो फिर इस पवित्र पूज्य मातृभूमि पर, इस राम कृष्ण की भूमि पर, इस ऋषियों की भूमि पर गौवध क्यों इस पवित्र पूज्य मातृभूमि को गौ के रक्त से दूषित किया जा रहा है? क्यों इसे अशुद्ध किया जा रहा है? क्यों भारत माता के माथे को कलंकित किया जा रहा है? ये सवाल पूछने आएंगे और मांग करने आएंगे मोदी जी। पूरे देश में जो भी गौ भक्त गौ हत्या बंदी के राष्ट्रीय कानून का समर्थन करता है, वो joinsif.com पर आकर हमें अपना हस्ताक्षर दे, अपना अमूल्य सहयोग दे। इन 5 कानूनों की मांग को लेकर हम जंतर मंतर 8 अगस्त आएंगे और पूरे देश से मैं सहयोग की अपील करता हूं। मैं मांग करता हूं कि आप लोग हमारे साथ खड़े हो जाइए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि यदि आप हमारे साथ खड़े हो गए तो इस देश की पवित्र मातृभूमि पर एक गौ का रक्त नहीं गिरेगा, एक हिंदू का धर्मांतरण नहीं होगा, एक घुसपैठिया इस देश की सीमाओं में कदम नहीं रखेगा। यह देश कानून से चलेगा, एक कानून लागू होगा, सब व्यक्तिगत कानून डस्टबिन में होंगे। इस देश के हर अंतिम बच्चे को भी वही पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा जो इस देश के पूंजीपतियों के बच्चों को पढ़ाया जाता है। मेरा विश्वास करें मेरे भाई और साथ दे मेरा, बढ़ चढ़कर भाग लें और 8 अगस्त 11 बजे जंतर मंतर पहुंचे। मंगलवार के दिन मंगल करें। बहुत सारे लोगों ने मुझे अंकुर जी बोला जी कि मंगलवार का दिन है, रविवार होता तो लोग ज्यादा आते। मैंने कहा कि लॉकडाउन में एक भी व्यक्ति भूख से नहीं मरा। बिल्कुल। एक दिन इस देश धर्म की खातिर यदि आपको अपने कार्य क्षेत्र से छुट्टी भी लेनी पड़े तो मैं मानता हूं कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम कर सकते हैं इतना योगदान और ये हमारी क्षमता में है। इन 5 कानूनों की मांग को लेकर भारत बचाओ आंदोलन की टीम जंतर मंतर पर पहुंचेगी। ये तो है वो कानून जिनकी देश हित में सेव इंडिया फाउंडेशन मांग कर रही है। यदि अंकुर जी की अनुमति हो तो मैं 20 मिनट का समय लेकर वो 5 काले कानून, पूरा टाइम है आपके पास, 5 काले कानूनों की समाप्ति के लिए, जिन 5 काले कानूनों को रद्द करने के लिए सेव इंडिया फाउंडेशन की टीम 8 अगस्त सुबह 11 बजे जंतर मंतर जा रही है, उनके बारे में मैं 10 मिनट 15 मिनट में अपनी बात रखूं। बोलिए पूरा टाइम है साथियों। पहला काला कानून, और मैं इस बात को कह दूं कि जहां भी इन कानूनों की चर्चा चले, इन्हें बताना कि ये हिंदू धर्म पर, इस सनातन संस्कृति पर, इस वैदिक संस्कृति पर, इस आर्य हिंदू प्रजा पर काले कानून है जो रात के अंधेरे में बने। कोई हिंदू प्रजा की इस पर कोई सहमति नहीं थी, ना सहमति ली गई। ये कानून हमारे पतन के कारण है। जो पहला कानून जिसे भारत बचाओ आंदोलन की टीम रद्द और समाप्त करने की मांग कर रही है, वो हिंदू धर्मदान एक्ट 1951 का वो हिंदू धर्मदान एक्ट, वो काला कानून जो हिंदू मंदिर की लूट नियंत्रण बंद करने के लिए, हिंदू मंदिरों की लूट और नियंत्रण को बंद करने के लिए हम जिस काले कानून को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, वो काला कानून है हिंदू धर्मदान एक्ट 1951। मैं बड़ी पीड़ा में हूं अंकुर जी कि हिंदू मंदिरों की लूट नियंत्रण बंद करने के लिए कोई कानून नहीं बनाना, ना कोई बजट का प्रावधान करना है, ना कोई विरोध है, ना कोई आंदोलन झेलने का डर है। फिर भी यह सत्ताधीश, यह सत्ता में बने रहने वाली राजनीतिक दल कोई सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं है। ये हिंदू आज भी जजिया भर रहा है,
ये हिंदू आज भी टैक्स भर रहा है। और ये हिंदुओं के सरकारें, मंदिरों पर जी, हिंदुओं के मंदिरों पर ही हिंदू वीआईपी, आपने देखो ना, एक कल्चर इस वक्त बहुत तेजी से फैल रहा है कि हिंदुओं को अपने मंदिर में ही वीआईपी दर्शन के लिए फीस लगनी शुरू हो गई है। ये सैकड़ों जजिया भर रहे हैं मंदिर। हम जजिया भर रहे हैं आज भी। हमसे 1400 सालों तक इन आक्रांताओं ने जजिया लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जजिया लिया, काले कानून बनाकर 75 सालों में आज भी जजिया लिया जा रहा है। हम जजिया भर रहे हैं। ये सरकारें बलशाली है, मैं मान लूंगा ये बलशाली है। ये एक भी गुरुद्वारे पर कब्जा करके दिखाएं, एक भी दरगाह, एक भी मस्जिद पर कब्जा करके दिखाएं, एक भी चर्च पर कब्जा करके दिखाएं, किसी भी मत पंथ संप्रदाय किसी के एक भी धार्मिक स्थल पर कब्जा करके दिखाएं। ये हमारे मंदिरों पर डीएम को बिठा दिया। क्या तुम्हारे डीएम को मंदिर के संचालन की पढ़ाई गई? क्या संचालन की, क्या व्यवस्था की आवश्यकता सिर्फ हिंदुओं के मंदिरों की है? मेरे भाई, जब मंदिर की जमीन हमारी, मंदिर का भवन हमारा, मंदिर का परिसर हमारा, मंदिर का कंस्ट्रक्शन हमारा, उस मंदिर में बैठे हुए ईश्वर के प्रति आस्था हमारी, उस मंदिर में जाने वाले हम, उस मंदिर में दान देने वाले हम, तो हमारे धन पर सरकार का कब्जा कैसे? हमारे धन से सबका सबका साथ सबका विकास क्यों? क्यों? भारत बचाओ आंदोलन की मांग है कि मंदिर हमारा, मंदिर का भवन हमारा, मंदिर में बैठे रामकृष्ण हमारे, मंदिर के में बैठे ईश्वर के प्रति भावना हमारी, मंदिर में दान हमारा, मंदिर में धन रखा हुआ धन, मंदिर का कोष हमारा। हमारे धन को सभी गरीब हिंदुओं में बराबर बांटा जाए, क्योंकि ये धन ये आक्रांता लूटेंगे। जिस प्रकार काला कानून बनाकर इस देश की राज्य सरकारें लूट रही हैं, जिन राज्यों में हिंदू समाप्त हो गए, उन राज्यों की सरकारों में बैठे वो सत्ताधीश जो सीधे सीधे हिंदू विरोधी हैं, उस धन को लूटेंगे। और उस धन को लूटकर जो सेना बनेगी, उस सेना से फिर हिंदुओं पर आक्रमण होगा। ना हो वो विध्वंस, ना हमें झेलना पड़े। इसीलिए मेरा निवेदन है मोदी जी से, और निवेदन है हिंदुओं से कि अपने घरों से बाहर निकलें और मांग करें इस काले कानून को रद्द करने की। और इस देश में एक आयोग बने, जो आयोग मंदिरों में रखे धन को, ये दलित शब्द से मुझे नफरत है, क्योंकि दलित शब्द दरिद्रता से बना है। मंदिर में रखे धन से हिंदुओं की सभी गरीब प्रजा की दरिद्रता दूर कर दो, सबको पक्का मकान दे दो, सबके बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था कर दो, सबकी चिकित्सा की व्यवस्था कर दो, हमारे हिंदुओं की दरिद्रता दूर कर दो। और हमें कोई सरकारी योजना नहीं चाहिए, हमारे मंदिरों में रखे धन से हमारी दरिद्रता दूर कर दो, कोई दलित ना रहने पाए, सबके पास पक्का मकान, सबके बच्चों की चिकित्सा की व्यवस्था, सबके बच्चों के रोजगार की व्यवस्था, सबके बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था। हमें नहीं दो कोई सरकारी योजना, हमारे धन से हमारा विकास कर दो, हमारे धन से इन मलेच्छाओं का विकास ना करो। एक दिन में इस देश में धर्मांतरण बंद हो जाएगा, एक दिन में हमारे मंदिरों का धन ये सरकार लूटना बंद करे और वो धन हमारे हिंदुओं की गरीब प्रजा में बांट दे। और कोई भीख नहीं मांग रहे, और ना सरकारें कोई हमारे ऊपर एहसान कर रही हैं, हमारा धन हम में बांट दे। एक साथी ने अभी पूछा कि सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि हम अपने घरों से नहीं निकलते। दयाशंकर मेरे भाई, हम अपने घरों से नहीं निकलते। इस देश का जनमानस भारत बचाओ आंदोलन का समर्थन नहीं कर रहा। कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ खड़े हो जाओ। घुटनों के बल चलकर ये सरकार हमारे मंदिरों को नियंत्रण से मुक्त ना कर दे तो कहना, आओ पूरे बल के साथ इस काले कानून को रद्द कराने के लिए 8 अगस्त सुबह 11 बजे जंतर मंतर
खड़े हो जाएं एक साथ, एकजुट होकर, एक मत होकर, सभी मतभेदों को भुलाकर इस बार धर्म के लिए खड़े हो, इस बार सनातन राष्ट्र के लिए खड़े हो, इस बार खड़े हो अपनी भावी पीढ़ियों को बचाने के लिए इन विध्वंसकारी, इन विधर्मियों से। दूसरी जो हमारी मांग है वो है पूजा स्थल कानून 1991 की। ये काला कानून, इस कानून की धारा 2, धारा 3, धारा 4 1192 से लेकर 1947 के दौरान आक्रांताओं द्वारा गैर कानूनी रूप से स्थापित किए गए पूजा स्थलों को कानूनी मान्यता देता है। ये काला कानून, पूजा स्थल कानून 1991, ये काला कानून मान्यता देता है, रेगुलाइज करता है, कानूनी मान्यता देता है आक्रांताओं द्वारा हमारे मंदिरों को तोड़कर जो पूजा स्थल इन लोगों ने अपने बना लिए, उन्हें कानूनी मान्यता देता है। ये रोकता है हम हिंदुओं को हमारे मंदिरों पर हुए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कोर्ट जाने से। मैं पूछता हूं कि धर्म के आधार पर देश का बंटवारा कर लिया, इस विभाजित भारत में ये जो हमारी राष्ट्रीय पहचान है, हमारी आस्था के प्रतीक हैं, ये जो हमारे मंदिर हैं, और इन मंदिर कितनी पीड़ा हुई कि इनके पूजा स्थलों पर चढ़कर किसी ने भगवा क्या लहरा दिया कि बिलबिला गए, ये सेकुलरिज्म के कीड़े बिलबिला गए। लेकिन हम हिंदुओं की पीड़ा औरों को तो छोड़ो, इस तृप्ति के अमृत काल में हमारे नेताओं को भी नहीं दिखती कि वो पूरा का पूरा इन आक्रांताओं का पूजा स्थल हमारे मंदिरों के विध्वंस पर खड़ा है। ये काला कानून हमें अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कोर्ट जाने से रोकता है। इस काले कानून के खिलाफ हम 8 अगस्त जंतर मंतर जाएंगे। तीसरी हमारी मांग है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। मैं पूछता हूं इस राजनीतिक दल से जो आज केंद्र में सत्तासीन है, उस घोषणा पत्र के संकल्प का क्या हुआ जिसमें लिखा था कि अल्पसंख्यक आयोग को समाप्त करके इसका दायित्व राष्ट्रीय मानवाधिकार को सौंपा जाएगा? क्या हुआ उस घोषणा पत्र के संकल्प का? सभी राजनीतिक दलों से पूछता हूं कि राजनीतिक लाभ के लिए आखिर कब तक ये मुसलमान अल्पसंख्यक रहेगा? कोई समय सीमा तय है या नहीं है? बड़े हैरानी की बात है कि इस देश के संविधान में अल्पसंख्यक कौन होगा, बहुसंख्यक कौन होगा, यह परिभाषा ही नहीं है। और हमारे मंदिरों के धन से सबका साथ सबका विकास, ना जाने ऐसे कितने आयोग, इन आयोगों की योजनाएं चल रही हैं। मैं बता दूं इस देश के हिंदुओं को कि जो छात्रवृत्ति बांटी जा रही है, जो छात्रों को सहयोग इन आयोगों के द्वारा किया जा रहा है, वो सीधा सीधा भेदभाव है आपके बच्चों के साथ। इस अल्पसंख्यक आयोग की योजनाओं को पढ़ लेना, और जिस दिन मेरे देश की भोली भाली प्रजा इन आयोगों की सच्चाई जान जाएगी, सुबह का सूर्य उदय होने से पहले इस देश में क्रांति ना हो जाए, इस देश की भोली भाली प्रजा इस सड़कों पर ना उतर आए, तो कहना आप मेरे भाई कि मेरी बात झूठ थी। हम लड़ेंगे इस अन्याय के खिलाफ, ऐसे काले आयोगों के खिलाफ हम जंतर मंतर पर एकत्रित होंगे। ये अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का खेल बंद करना होगा, क्लियरिटी करनी होगी इस देश के राजनीतिक दलों को कि इस देश में अल्पसंख्यक होगा कौन। मतपंथ संप्रदाय के आधार पर, संख्या के आधार पर, भाषाई संख्या के आधार पर, किस आधार पर इस देश में अल्पसंख्यक तय होगा, ये स्पष्ट करें।
इस परिभाषा को संविधान में स्पष्ट करें कि अल्पसंख्यक कौन होगा। भारत के 9 राज्यों में हिंदू गायब हो गए, हम अल्पसंख्यक हो गए। हम 1% हैं, हम 4% हैं, हम 10% हैं, 40% हैं। अल्पसंख्यक हम हैं, लेकिन अल्पसंख्यक होने का लाभ किसको मिलता है? मुसलमानों को। हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र में। इस काले आयोग को रद्द कराने के लिए हम 8 अगस्त जंतर मंतर जाएंगे। चौथी जो हमारी मांग है, वक्फ अधिनियम 1995 यानी वक्फ बोर्ड। भारत का सबसे बड़ा भूमाफिया, ये चोर, ये आक्रांता, ये लुटेरों का गैंग, ये गैंग जो एक ये भूमाफियाओं का एक जो बोर्ड है, ये हिंदुओं की संपत्ति छीनने का, उगाही करने का, जबरन धर्मांतरण करने का एक सरकारी औजार है। ये कानून इतना खतरनाक है, ये पूज्य भारत भूमि के लिए इतना खतरनाक है कि सरिया से भी ज्यादा खतरनाक। अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान विरोधी है। ये रात दिन इस भारत की पवित्र पूज्य मातृभूमि पर कब्जा कर रहा है। ये काला कानून, ये भूमाफिया, इस काले कानून के विरोध में हम 8 अगस्त जंतर मंतर जाएंगे। किसी दिन अंकुर जी मुझे समय दें। बिल्कुल बिल्कुल, आपका पूरा समय है। और इस वक्फ बोर्ड पर, इस वक्फ बोर्ड पर एक पूरा लाइव चलाएं जी, और बताएं ये कितना खतरनाक है, क्यों हमें इस काले कानून के विरोध में जंतर मंतर पहुंचना है। 5वीं हमारी मांग है मुस्लिम पर्सनल लॉ, इस काले एक्ट को रद्द करने की। जाति, धर्म, भाषा और लिंग का आधारित अलग अलग कानून 1947 के विभाजन की बुझ चुकी आग में सुलगते हुए एक धुएं की तरह है, जो विस्फोटक होकर इस देश की एकता को कभी भी खंडित कर सकता है। इसलिए इस काले एक्ट को समाप्त करके एक भारतीय नागरिक संहिता लागू करना न केवल धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखने के लिए, बल्कि देश की एकता, अखंडता की अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए भी अति आवश्यक है। ये जो एक्ट है, ये काला एक्ट यदि रद्द ना हुआ तो फिर से एक विभाजन होगा, फिर से ये विभाजित भारत खंड खंड में विभाजित होगा। और जानते हैं इन राजनीतिक दलों के मुखिया, इस देश की राजनीतिक पार्टियां जानती हैं, लेकिन सब कुछ जानने के बावजूद भी ये मौन साधे बैठे हैं। मैं सहयोग की भीख मांगने आया हूं, ये 5 काले कानूनों को रद्द कराने के लिए, और इन 5 काले कानूनों को रद्द कराने के लिए और देश हित में इन 5 कानूनों को बनवाने के लिए मैं आपसे सहयोग की अपील करने आया हूं। मैं आपसे मदद मांगने आया हूं। मैं मंगलवार 8 अगस्त 11 बजे से लेकर 5 बजे तक जंतर मंतर पर सहयोग की अपील करने आपके बीच आया हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि देश की राजनीतिक सत्ता मतों की गुलाम है, वो सत्ता में बने रहना चाहती है, और हमें इस देश में बने रहने के लिए, समाप्त होते अपने अस्तित्व को बचाने के लिए एक बार पूरी शक्ति के साथ एकजुट होने की आवश्यकता है। मैं उम्मीद कर सकता हूं आपसे सहयोग की। मैं अपने परिवार के सदस्यों से मांगने आया हूं। मैं आपके बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रहा हूं। 8 अगस्त जंतर मंतर पूरे दल बल के साथ आप पहुंचे। स्क्रीन पे जो नंबर नजर आ रहा है 98 68 310 740, इस पर नाम और जिला लिखकर भेजें। joinsif.com पर जाकर, इस वेबसाइट पर जाकर अपना समर्थन दें। और मेरा निवेदन है अंकुर जावला जी से, यदि संभव हो तो इन 10 मांग पर, इन 10 की 10 मांग पर एक लाइव कर लिया जाए। बड़ा आभार हो जाएगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आप जब भी कहेंगे हम बिल्कुल जब भी आप समय दें जी। और जो भी श्रोता देख रहे हैं, जो भी मेरे भाई, छोटे बड़े भाई, मेरे परिवार के सदस्य देख रहे हैं, वो एक बार मजबूती से हमारे साथ खड़े हो। हम नहीं डर रहे हैं, हम बिल्कुल नहीं डरते।
और हमें विश्वास है वर्तमान की जो सरकार है, हमें विश्वास है कि वहां मांगने से मिलेगा, और वहीं मांगा जाता है जहां मांगने से मिल जाता है। जी बहुत छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं इस देश में, बहुत छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं, लेकिन केंद्र में एक मजबूत सरकार है। अरे हमें विश्वास है योगी आदित्यनाथ जी पर, हमें विश्वास है अमित शाह जी पर, हमें विश्वास है देश के राष्ट्रपति पर, देश के प्रधानमंत्री पर, हमें विश्वास है, हमें ये विश्वास है कि ये हमारे साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। एक बार पूरी ताकत से मांगे, एक बार उन्हें स्मरण कराएं कि हमारी आस्था को बैसाखी बनाकर इस संसद की सीढ़ियों को चढ़कर आप प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हुए हैं, आप गृह मंत्री के पद पर आसीन हुए हैं, आप इस संसद में सांसद बनकर आए हैं। जिस बैसाखी को पकड़कर आप संसद की सीढ़ियां चढ़े, जी बिल्कुल बिल्कुल, वो हम हिंदुओं समय की समय पर आस्था थी। लाइव। जी आप कब तक भगवा को अपना चुनावी प्रचार का साधन बना के रखेंगे? कब तक गौ गंगा गीता आपको चुनाव के समय में याद आएगी? मनोहर भाई, विजेंद्र भाई, हमारा साथ दो। ये जो नंबर स्क्रीन पे लिखा हुआ है, इस पे अपना नाम और जिला लिखकर भेजो। मैं हृदय की गहराइयों से भाई अंकुर का स्वागत करता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं, नंदन अभिनंदन करता हूं जिन्होंने हमें अवसर दिया। और एक शुरुआत आज भारत बचाओ आंदोलन की इस लाइव से हुई है। मैं सेव इंडिया फाउंडेशन की पूरी टीम से आपका आभारी हूं, सबकी तरफ से मैं आपका आभारी हूं। मेरे भाई जेल में डाल दिया, मैं मानता हूं जेल में डाल दिया, लेकिन हम डरे कब, हम घबराए कब? 47 दिन में जेल में रहा, 15 दिन मैंने पानी भी नहीं पिया, क्योंकि हमारा संकल्प था कि 7 दिन यह आंदोलन चलाना है, चाहे दिल्ली की सड़कों पर हो या तिहाड़ जेल में क्यों ना हो। हम अपने संकल्प से डिगे नहीं, हम डटे रहे, क्योंकि हम जानते हैं कि वीर सिंह भाई जैसे हमारी ताकत है। हमारा साथ दो। इस काली अंधेरी रात में यदि कभी सूरज उगा, तो वह आपके शुभ संकल्प से, आपके सहयोग से ऐसा दिन आएगा जिस दिन हिंदुओं का सूरज उदय होगा। इस संविधान की लोग दुहाई दे रहे हैं, और हम कह रहे हैं इस संविधान को पूरा लागू करो, और किसी संशोधन की आवश्यकता हुई तो संशोधन करेंगे। कोई नई बात नहीं है। 125 बार संविधान में संशोधन हुआ, 125 बार और होगा तो करेंगे, इसे बनाएंगे आज के परिवेश के अनुसार। लेकिन एक बार पूरी मजबूती के साथ 8 अगस्त 11 बजे जंतर मंतर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ। मैं जानता हूं कि आप अपने छोटे भाई को निराश नहीं करेंगे, मुझे खाली हाथ नहीं भेजेंगे। बस इतनी सी बात कहने के लिए मैं आपके बीच आया था। बिल्कुल। हिंदुत्व मेरी पहचान चैनल की पूरी टीम का मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। परमपिता परमात्मा हमेशा आपको हिंदुत्व को एक पहचान दिलाने के लिए संघर्षरत रहने वाले आपके संघर्ष को जारी रखे। जय गौ माता, जय गोपाल, जय गौ माता। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।